कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस समय जो वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी है सहायक प्राध्यापक परीक्षा, उसके लिए आप लोगों को दिया जा रहा है। उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा सिलेबस में जो भी रचनाएं लगी हुई हैं यूजीसी नेट से मिलती हैं, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो यूजीसी नेट से नहीं मिलती हैं, उस पाठ्यक्रम से नहीं मिलती हैं, तो उसे अलग करा दिया जाता है। जैसे नाटक विधा की अगर बात करें तो अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, अंधायुग ये आपका यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम से मिलता है। जबकि लहरों के राजहंस और कोणार्क ये जो नाटक है ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में नहीं, तो उसे अलग से कराया जाएगा। उपन्यास की बात करें तो गोदान मानस का हंस बाणभट्ट की आत्मकथा यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, लेकिन त्यागपत्र नहीं है, इसे अलग से कराया जाएगा। कहानी में एक टोकरी भर मिट्टी उसने कहा था, तीसरी कसम, परिंदे, वापसी, कोसी का घटवार ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है। जबकि नशा कहानी, पुरस्कार कहानी, गदल कहानी, खोई हुई दिशाएं कहानी ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में नहीं है। तो जिसमें से मैंने आप लोगों को अभी परसों पुरस्कार कहानी कराया जयशंकर प्रसाद का, कल मैंने आप लोगों को गदल कहानी दी, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नशा कहानी। प्रेमचंद की नशा कहानी पर आज ये लेक्चर आप देखने जा रहे हैं, और फिर कल आपको मिलेगा खोई हुई दिशाएं कहानी। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है सहायक प्राध्यापक परीक्षा, तो उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, अगर आप एमपी सेट के लिए हैं, एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें संपूर्ण का संपूर्ण पाठ्यक्रम आप देखेंगे यूजीसी नेट का ही है, वो भी बैच चल ही रहा है। तो चाहे आप एमपी सेट के लिए कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हो, तो आप जुड़ सकते हैं, पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल जब खोई हुई दिशाएं और मोहन राकेश का नाटक लहरों के राजहंस पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं नशा कहानी प्रेमचंद की, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934। प्रकाशन वर्ष 1934। यह मानसरोवर भाग 1 में संकलित कहानी है। 5 अनुच्छेदों में यह कहानी बटी हुई है। इसमें पात्र ईश्वरी है, वीर है, रियासत अली है, राम हरख है, ठाकुर है। ईश्वरी कौन है? तो ईश्वरी एक जमींदार का बेटा है, जबकि वीर एक गरीब किसान का बेटा है। रियासत अली और राम हरख यह ईश्वरी के यहाँ काम करते हैं, 2 भद्र पुरुष हैं। जब ये लोग दशहरे की छुट्टियों में, वीर ईश्वरी के साथ दशहरे की छुट्टियों में जब उसके घर जाता है मुरादाबाद स्टेशन पर पहुंचता है, तो इन लोगों को बुलाने के लिए, इन लोगों के स्वागत में 2 भद्र पुरुष और 5 बेगार वहां पर पहुंचते हैं। उन 2 भद्र पुरुषों में एक मुसलमान थे रियासत अली और एक ब्राह्मण राम हरख, बाकी 5 बेगार थे साथ में। और ठाकुर ईश्वरी के यहाँ काम करता है। इसमें चित्रित स्थान अगर देखें तो इलाहाबाद यानी प्रयाग, प्रतापगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ और कलकत्ता इसका जिक्र हुआ है। नशा कहानी में किसके नशा की बात हो रही? तो अमीर होने के नशा का वर्णन इसमें किया गया है। अब इस कहानी को पहले संक्षेप में आप सुन लें, उसके बाद पूरा विस्तृत में हम लोग चलेंगे। ये कहानी 2 छात्रों के बीच की है, ईश्वरी और वीर। ईश्वरी जमींदार का बेटा है तो वीर गरीब किसान का। दोनों प्रयाग में एक साथ पढ़ते हैं। ईश्वरी के सामने ही वीर जमींदारों की बुराई करता है, लेकिन ईश्वरी मित्र होने के नाते वीर के प्रति नम्रता का भाव रखता है। दशहरे की छुट्टियों में पैसों के अभाव में वीर घर नहीं जा पाता है, तो वह ईश्वरी के कहने पर उसके गांव जाने को तैयार हो जाता है। ईश्वरी वीर की सभी के सामने झूठी तारीफ करता है और कहता है ये भी एक जमींदार का बेटा है, इनकी 2.5 लाख सालाना की रियासत है, लेकिन ये महात्मा गांधी के भक्त हैं, तो इन्हें देखकर
कोई कह नहीं सकता कि ये जमींदार हैं, इनको सादगी पसंद है। अब तो वीर को लोग गांधीवादी कुंवर साहब कहने लगते हैं। कल तक जिस वीर को जमींदार से घृणा थी, आज उसी पर जमींदारी का नशा चढ़ गया था। वह भला नौकरों का काम खुद कहाँ करता। खैर, छुट्टियां जैसे तैसे समाप्त हुई। प्रयाग लौटते समय रेलगाड़ी में लोगों की भीड़ थी। नकली जमींदार कुंवर साहब को तो अब भीड़ धक्का मुक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गुस्से में वह कलकत्ता के एक यात्री को मार बैठते हैं। इस पर ईश्वरी को गुस्सा आ जाता है और वीर को कहता है, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। वीर, तुम कितने मूर्ख हो। और वीर के जमींदारी का नशा उतर जाता है। तो ये संक्षेप में कहानी थी। 5 अनुच्छेदों में कहानी किस तरीके से बटी है, एक एक अनुच्छेद के बारे में अगर आप जान लेंगे तो फिर पूरी कहानी पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। जो पहला अनुच्छेद है उसमें दिखाया गया कि वीर और ईश्वरी का प्रयाग में रहना दिखाया गया। जमींदारों को वीर हिंसक पशु कहता है, जोंक कहता है। बंझा वो होता है कि वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा, जिसे आप बांदा भी कहते हैं, वही बंझा। जबकि ईश्वरी जमींदारों के पक्ष में तर्क देता है। ईश्वरी में नौकरों के प्रति जरूर रोब है, लेकिन ईश्वरी वीर से नम्रता का भाव रखता है। ईश्वरी के साथ दशहरे की छुट्टी में उसके गांव मुरादाबाद जाने को तैयार होता है वीर। तो ये पहले अनुच्छेद में कहानी है। दूसरे अनुच्छेद में कहानी है कि रेलगाड़ी में सेकंड क्लास में पहली बार सफ़र करता है वीर। ईश्वरी के साथ वहीं स्टेशन पर कैंटीन में खाना खाता है। ईश्वरी द्वारा वहाँ कैंटीन के नौकरों को इनाम में अठन्नी दिया जाना, ये सब वर्णित है अनुच्छेद 2 में। मुरादाबाद पहुँचने पर 2 भद्र पुरुष और 5 वेगार द्वारा इन लोगों को स्टेशन पर लेने पहुँचना। ईश्वरी द्वारा वीर की झूठी तारीफ करना, तो यह इसमें वर्णित है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में है कि वीर का ईश्वरी के घर पहुंचना, ईश्वरी के घर नकली कुंवर बनकर नौकरों से काम करवाना, ठाट बाट से दिन काटना। और अनुच्छेद 4 में है ईश्वरी के साथ सैर सपाटे, कुश्ती, शिकार आदि में समय व्यतीत होना, वीर द्वारा नौकरों पर गुस्सा करना। और फिर अनुच्छेद 5 में आपको देखने को मिलेगा कि छुट्टी समाप्त होने पर प्रयाग वापस आना, वापस आते समय ट्रेन में भीड़ होना, ईश्वरी द्वारा वीर को डांटने पर वीर का जमींदारी वाला नशा उतरना। तो ये 5 अनुच्छेद में वर्णित है। अब अगर आपको पूरी कहानी पढ़नी है तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर पूरा दिया गया है, विस्तृत में पूरी कहानी है। और जो 5 अनुच्छेद हैं, 5 अनुच्छेद अगर आप पढ़ लेंगे, जैसा कि मैंने संक्षेप में पूरा समझा दिया है, तो ये कहानी आपके समझ में आ जाएगी। कहानी क्या है आप यहाँ पर देखें, एक एक तथ्य आपको हम बताते चल रहे हैं। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का। तो मैं यहाँ पर कौन है? मैं यहाँ पर है वीर, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु, खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वो जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वो कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे। लचर दलील थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता था और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वो सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदारता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की। दूध जरूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता था। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी। पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरता पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोकप्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। अब यहाँ पर आपका प्रश्न बन सकता है कि ईश्वरी के मित्र
ईश्वरी के मित्र का सिद्धांत क्या था? तो लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं बल्कि निजी दिशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। कौन? तो ईश्वरी। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी भी खूब हो जाएगी। वो अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वो लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारी का कहीं पता न लगे। मैंने कहा तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। कहता तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब ना दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वो अपनी बात पर आता तो मैं जिद पकड़ लेता। अब इसके बाद दूसरा अनुच्छेद है। दूसरा अनुच्छेद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरे अनुच्छेद की जो कहानी है वो कहानी इस तरीके से कि रेलगाड़ी के सेकंड क्लास में सफ़र करना, ईश्वरी के साथ कैंटीन में खाना खाना, मुरादाबाद पहुंचने पर 2 भद्र पुरुष और 5 वेगार द्वारा इन लोगों को लेने स्टेशन पर पहुंचना, ईश्वरी द्वारा वीर की झूठी तारीफ। तो ये दूसरे में है। यानी सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र ना किया था। अब की सेकंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन पर जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर नहीं लगी कि मालिक कौन और पिछलग्गू कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे उसकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। मैंने पैसे तो ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ही ने दी थी। फिर भी मैं उन सब से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वह ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? कहता, जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। खैर, गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दरवाजा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक कितना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जाई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम हरक। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए, आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद पढ़ा हूँ, नहीं कब का लखनऊ चला आया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके हैं, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर वहाँ से भी उसका जवाब इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं,
ईश्वरी ने शंका निवारण की। कहा, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले, यूँ कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है कहीं अनाथालय से पकड़ कर आए हैं। रामहरक बोला, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते, एक गाढ़े की मिर्जई और चमरौधे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीप तर आता जाता था। मैं सहसवार नहीं हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ। यहाँ देखा तो 2 कलारास घोड़े हमारे लिए तैयार थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियाँ काँप रही थीं। मैंने चेहरे पर सिकन नहीं पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत ये हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज ना किया, वरना शायद मैं हाथ पर तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है। अब उसके बाद में तीसरा अनुच्छेद शुरू होता है, जहाँ पर वीर का ईश्वरी के घर पहुँचना, ईश्वरी के घर नकली कुंवर बनकर नौकरों से काम करवाना, ठाठ बाट से दिन काटना। यह अनुच्छेद 3 की कहानी है। विस्तृत में सुने। ईश्वरी का घर क्या था? किला था, इमामबाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवाबंदी की कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले। कई माह से तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हो तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठमर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता, और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग, नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही बात अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर जा डरते थे, यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए, कहार ने उसके पाँव धोए, मैंने भी पाँव बढ़ा दिए, कहार ने मेरे भी पाँव धोए। मेरा यह विचार न जाने कहाँ चला गया था। फिर चौथा अनुच्छेद है, जिसमें ईश्वरी के साथ सैर सपाटे, कुश्ती, शिकार आदि में समय व्यतीत होता है। वीर के द्वारा नौकरों पर गुस्सा करना, ये वर्णित है इस अनुच्छेद में। सोचा था यहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरा रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल जबान हिला देना काफ़ी है। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाएं, बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया, यह बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछाने, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसा बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। और एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था, शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे महारा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध न रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया।
मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था, दिया सलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था, फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी इधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। दैवयोग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा, ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं है कि लैंप तो जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है, मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह ना हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वह एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त था। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना, लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार ना रहेंगे। मैंने सान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है, ये गरीब लोगों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं। ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों? सरकार जब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी। मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, ज्यों ही स्वराज हुआ अपने इलाके आसामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था, ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी ज़मीन दे दो, चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जैसे ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूँगा। सुना, उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी, अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने को तैयार हो गया। अब पांचवा और अंतिम अनुच्छेद है, जहां छुट्टी समाप्त होने पर प्रयाग वापस जाना है। वापस जाते वक्त ट्रेन में भीड़ होना, ईश्वरी द्वारा वीर को डांटना और वीर की जमींदारी वाला नशा उतरना, ये इसमें वर्णित है। तो इसे देखें, छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था कि हरेक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वो सामर्थ कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर थी। ये आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक ना सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से, लेटे लेटे जा रहे सिकुड़े हुए, पहलू बदलने की भी जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, वह आपस में अंग्रेजी राज की तारीफ करते जा रहे थे। एक वहाँ से बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर, राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर लदा था, कलकत्ता जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह नहीं मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था, उसका बार बार गट्ठर आकर मेरे मुंह पर रगड़ता। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ठेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेना खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? ये भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन में घुसन तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। वीर, तुम कितने मूर्ख हो। और मेरा नशा अब कुछ उतरता हुआ मालूम होता था।
तो ये पूरी की पूरी कहानी आपने देखी मात्र 25 मिनट में। तो इसी तरीके से आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ लगी हैं, जो निबंध हैं, जो नाटक हैं, जो उपन्यास हैं, जो अन्य विधाएं हैं, अन्य विधाओं में पथ के साथी, अरे आयावर रहेगा याद, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके उपलब्ध कराई जाएंगे। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिए। और साथ में अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सहायक प्राध्यापक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या MP सेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो आप इस नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम लोग मिलेंगे फिर कल खोई हुई दिशाएं कहानी के साथ।